का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले दशक से सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहा है। इस ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लगातार बढ़ रही डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डायनामिक्स में शिफ्ट वगैरह। 2014 में लॉन्च हुआ मेक इन इंडिया कैंपेन, जिसका एम इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भी इसमें योगदान डाल रहा है। इस इनिशिएटिव ने न सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है, बल्कि इसने इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया है। इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, अबंडेंट लेबर फोर्स और ग्रोइंग इकोनॉमी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया है। ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कुछ ग्रोइंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाओं के बीच मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस लेकर आए हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका न्यू फंड ऑफर 19 जुलाई 2024 से लेकर 2 अगस्त 2024 तक ओपन है। आइए सबसे पहले फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग थीम को फॉलो करते हुए निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इस फंड में रेगुलर या डायरेक्ट दोनों तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है और दोनों प्लान्स में आईडीसीडब्ल्यू और ग्रोथ ऑप्शंस अवेलेबल है। फंड में मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। एंट्री लोड की बात करें तो स्कीम पर कोई भी एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। वही एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने के बाद 90 दिन से पहले रिडीम करने पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। 90 दिन के बाद रिडीम करने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को मिस्टर अतुल मेहरा, मिस्टर संतोष सिंह, मिस्टर राकेश शुट्टी एंड मिस्टर सुनील सावंत मैनेज करने वाले हैं। फंड के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फंड का एम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन अचीव करना है। आइए अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही क्यों। 2023-24 की ग्रोस वैल्यू की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 14% कंट्रीब्यूशन किया है, जिसका साल 2031 तक बढ़कर 21% होने का अनुमान है। गवर्नमेंट के द्वारा भी साल 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 25% हिस्सेदारी करने का एम्बिशियस टारगेट रखा गया है। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 2031 तक 1.5% से बढ़कर 4.5% होने का अनुमान है। टैक्स कटिंग के माध्यम से स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट, घरेलू उत्पाद में कॉरपोरेट लाभ का हिस्सा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की नीतियों के कारण मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स में वृद्धि की उम्मीद है। वही वेज कॉस्ट और लेबर प्रोडक्टिविटी के मामले में भी भारत को और देशों की तुलना में बढ़त हासिल है। केमिकल्स, फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव आदि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। वही निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने निफ्टी 500 इंडेक्स को मई 2023 से लगातार बीट किया है। आइए अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईवी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस, यह कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं और जिनके कंट्रीब्यूशन से साल 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोस वैल्यू $3,100 बिलियन से $7,500 बिलियन तक होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो कैलेंडर ईयर 2021 से 26 के दौरान वैश्विक ईएमएस बाजार में 5.4% की CAGR से वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि चाइना, अमेरिका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में 4.7%, 5.2%, 3.8% और 6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। वही इस दौरान भारत में 25.9% CAGR से सबसे तेज वृद्धि होने की उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस बजट साल 2014 में लगभग 2 लाख करोड़ से बढ़कर साल 2023 में 5 लाख करोड़ हो चुका है। इसके अलावा इस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का 2029 तक 500 बिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और कॉस्ट एडवांटेज से डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है। केमिकल्स की बात करें तो साल 2040 तक भारत का $1,000 बिलियन केमिकल मार्केट बनने का अनुमान है, जो कि ग्लोबल केमिकल्स मार्केट का तकरीबन 12% शेयर है, क्योंकि भारत अगले 2 दशकों में ग्लोबल केमिकल कंजम्पशन ग्रोथ में 20% से अधिक का योगदान करने के लिए तैयार है।
दुनिया में बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग से भारत को लाभ हो सकता है, क्योंकि भारत इस सेगमेंट में लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भारत का एम 2030 तक लगभग 780 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता हासिल करना है, जिसके लिए 4.7 ट्रिलियन रुपयों के केपेक्स का प्रावधान रखा गया है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो भारत का ऑटो एंसिलरी या ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेक्टर देश के मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। साल 2026 तक ऑटोमोबाइल में भारत का डोमेस्टिक मार्केट पोटेंशियल $200 बिलियन और एक्सपोर्ट मार्केट पोटेंशियल $30 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वही डोमेस्टिक ऑटो एंसिलरीज 5 ट्रिलियन रुपयों को क्रॉस कर चुका है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का मकसद भारत को एक क्रेडिबल ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में एस्टैब्लिश करने का है। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी मंजूरी को आसान बनाने के लिए सिंगल डिजिटल विंडो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। हाल ही में जीआईएस इनेबल्ड नेशनल लैंड बैंक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरे राज्यों में भी आसानी से इंडस्ट्रियल लैंड खोज सकते हैं। प्रोडक्शन लागत कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। साल 2014 से साल 2023 तक गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और स्कीम्स चलाई हैं जो ग्रोथ का पिलर साबित हो रही हैं, जिनमें से एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम तो प्रोमोटर्स को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, जिससे साल 2027 तक जीडीपी में 8 गुना ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट का इंफ्रा केपेक्स प्राइवेट केपेक्स के लिए बेस का काम कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा लाभ प्राइवेट इंडस्ट्री को मिल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में डोमिनेंटली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिफेंस, पावर एंड एनर्जी, ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, मेक इन इंडिया के अंडर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंसिलरीज, वायर्स एंड केबल्स और चाइना +1 स्ट्रैटेजी के अंडर केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो वेल्थ क्रिएशन के लिए मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डेवलप की हुई है, जिसको QGLP कहा जाता है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी इसी फिलॉसफी को फॉलो किया जाएगा। रिस्क की बात करें तो इक्विटी में हाई एक्सपोजर के चलते यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है, जिसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइस मार्केट कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट वैल्यू या रिटर्न में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। इसलिए फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में बात करेंगे कि इस फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। यह स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म में सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क सहने की क्षमता रखते हुए हाई ग्रोथ देने वाले सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड के न्यू फंड ऑफर की जानकारी। यदि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की और जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। ऐसी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।